सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो डीएम प्लांट होता है और ये जो डीएम वाटर होता है वो क्या होता है, और साथ में हम लोग जानेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि कई बार एग्जाम और इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वो टॉपिक ये है कि जो डीएम वाटर होता है वो बॉयलर में क्यों यूज किया जाता है, या इसी को थोड़ा घुमा कर पूछ लिया जाता है कि हमारा जो पावर प्लांट होता है उसमें डीएम प्लांट क्यों ज़रूरी है, अगर डीएम प्लांट नहीं लगाते तो क्या प्रॉब्लम होती, या नॉर्मल जो रॉ वाटर होता है नदियों झीलों या बोरवेल में जो वाटर होता है उसी को हम लोग बॉयलर में यूज कर लेते तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो इन सभी जो टॉपिक है इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बहुत ही बेसिक से। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो डीएम प्लांट, तो इसको सबसे पहले जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो डीएम वाटर होता है वो क्या होता है। तो देखिए, डीएम वाटर का मतलब होता है डी मिनरलाइज वाटर। डी का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्रीज करना या उसे रिमूव करना। तो वाटर में जो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन सभी को जब हम लोग रिमूव करते हैं, उसको डिक्रीज कर देते हैं, तो उसी को ही कहा जाता है डी मिनरलाइज वाटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीएम वाटर कहते हैं। इस डीएम वाटर को हम लोग दो और नाम से जानते हैं, एक होता है डेमी वाटर और दूसरा इसको हम लोग डी आयोनाइज्ड वाटर भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें आयन मौजूद नहीं रहते हैं तो इसलिए इसे डी आयोनाइज्ड वाटर भी कहा जाता है। अब बात आती है कि ये डीएम प्लांट किसको कहते हैं। तो जिन प्लांटों में या जिन जगहों पे आपका जो डीएम वाटर होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा, तो उसको हम लोग डीएम प्लांट कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सिंपली हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो द प्लांट इन विच डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ वाटर इज डन इज कॉल्ड डीएम वाटर। यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसमें डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है वाटर का ट्रीटमेंट करके वहाँ पे आयन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा वाटर का डी मिनरलाइजेशन किया जाता है। यानी कि वाटर में जो भी मिनरल्स है उसको डी किया जाता है, यानी कि उसको रिमूव किया जाता है, उसे डिक्रीज किया जाता है। ओके, तो उसी प्लांट को जहाँ पर ये प्रोसेस होता है, यानी कि जो डीएम वाटर प्रोड्यूस होता है, तो उस प्लांट को डीएम प्लांट कहा जाता है। ओके, अब देखिए इसमें एक जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी बार एग्जाम और इंटरव्यू में पूछा जाता है, कमेंट बॉक्स में भी ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन ये है कि वाई डीएम वाटर इज यूज इन बॉयलर। ठीक है, तो जो हमारा बॉयलर होता है उसमें हम लोग डीएम वाटर ही क्यों यूज करते हैं, नॉर्मल वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। हम लोग जो घरों में वाटर पीते हैं वो भी तो एक फ्रेश वाटर है, तो उसको अगर यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, या नदियों या तालाबों या झीलों या आपके जो बोरवेल वाला जो वाटर होता है उसको यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। या इसी को थोड़ा और घुमा कर भी पूछ देते हैं कि हमारा जो पावर प्लांट होता है उसमें डीएम प्लांट की क्या आवश्यकता है, अगर डीएम प्लांट नहीं रहती तो क्या हमारा बॉयलर नहीं चल पाता, या क्या प्रॉब्लम आता, उसको एक्सप्लेन करने के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं डिटेल में। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये हमारा जो डीएम वाटर है ये जो बॉयलर में यूज किया जाता है, तो यदि हम लोग रॉ वाटर को यूज करेंगे, यानी कि जो नेचुरल वाटर होता है, जो नदी झीलों तालाबों या आपके बोरवेल में जो पाया जाता है, जो कुआं में पाया जाता है, वो अगर यूज करेंगे तो उसमें क्या अशुद्धियाँ रहती है, यानी उसमें क्या इम्प्योरिटीज रहेगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं, फिर जानेंगे कि यदि हम लोग इसको अगर यूज कर लेंगे इन अशुद्धियों के साथ तो हमारे बॉयलर पे क्या इफेक्ट्स आएगा, तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज हम लोग क्यों नहीं करते हैं रॉ वाटर का। ओके, तो देखिए इम्प्योरिटीज इन रॉ वाटर, तो रॉ वाटर में क्या इम्प्योरिटीज रहता है, तो अनडिजॉल्व सस्पेंडेड मटेरियल लाइक मड, सैंड, सेडिमेंट एक्सेट्रा। तो जैसे कि नदियों में, जो कि ज़्यादातर पावर प्लांट में नदियों का ही वाटर यूज किया जाता है, तो नदी का वाटर आप देखे होंगे कि उसमें आपका मड होते हैं, कीचड़ वगैरह रहता है, आपका सैंड होता है, सेडिमेंट होता है। तो ये जो अनडिजॉल्व सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं ये भी एक तरह का यहाँ पे अशुद्धियाँ होता है। ठीक है, अनडिजॉल्व सस्पेंडेड मटेरियल कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए घर में आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा मिट्टी को घोल दीजिए, तो मिट्टी पूरी तरह से घुलेगा नहीं, वो आपको दिखेगा, वो सस्पेंडेड रहेगा, आपको तैरता हुआ दिखेगा, तो उसी को कहा जाता है अनडिजॉल्व, मतलब बिना घुला हुआ सस्पेंडेड मटेरियल। ओके, तो देखिए ये एक पहला अशुद्धि हो गया। और अगर ये अशुद्धि को हम लोग रिमूव कर देते हैं, जैसे आपके घरों के नलों में जो वाटर आता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ट्रीटमेंट करके, वाटर ट्रीटमेंट करके, तो उसमें ये सब अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। साथ में जो वाटर में बैक्टीरिया होता है और वाटर में जो दुर्गंध होता है उसको क्लोरिनेशन प्रोसेस के द्वारा
उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उसका यूज जो होता है वो पानी पीने के लिए किया जाता है, जो कि आप घरों में उसका यूज करते हैं। तो घरों में उसका यूज हम लोग पीने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर में मिनरल्स की जरूरत पड़ती है अभी भी, क्योंकि उसमें मिनरल्स जो है वो मौजूद रहता है, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब जो है उसमें मौजूद होता है और वो हमारे शरीर के लिए जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो उसकी एक निश्चित मात्रा जो है वो शरीर को चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ तक जो है वो वाटर को पीने के लिए कर सकते हैं, जो कि आप घरों में यूज करते हैं। लेकिन इसका यूज हम लोग बॉयलर में नहीं कर सकते क्योंकि बॉयलर को मिनरल्स की जरूरत नहीं है, ओके। उसको एकदम फ्रेश, एकदम डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए, उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो आपका इसमें अशुद्धि आता है कि डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ओके। तो जो भी इसमें मिनरल्स होंगे या मिनरल्स का जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे आपका कैल्शियम का हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तो ये सभी क्या है, ये इसके मिनरल्स है। उसी तरह आपके मैग्नीशियम का हो गया, पोटेशियम का हो गया। तो ये सब जो सॉल्ट्स और मिनरल्स है वो जो बॉयलर में हम लोग वाटर यूज करते हैं वो उनकी अशुद्धियाँ होती है। नेक्स्ट क्या अशुद्धियाँ है, तो डिजॉल्व गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर में हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलनशील होता है, तो वो भी क्या है जो हम लोग बॉयलर में वाटर यूज करते हैं, तो वो उसके लिए एक अशुद्धियाँ है। जैसे आप घरों में जो गर्म वाटर जो पीते हैं, तो जब गर्म वाटर जब कर लिया जाता है ना, जब उसको गर्म कर लिया जाता है तो उससे जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है, इसलिए जब उसको पीते हैं तो थोड़ा फीका फीका लगता है। लेकिन जो नॉर्मल ठंडा पानी पीते हैं तो वो एकदम थोड़ा सा अच्छा लगता है पीने में, ओके, गर्म पानी के कंपेरिजन में। तो इसका कारण ही वही है कि जो उसमें डिजॉल्व गैसेस है, जो ऑक्सीजन है वो गर्म करने पर रिमूव हो जाता है, इसलिए गर्म पानी जो है वो पीने में अच्छा नहीं लगता, ओके। ठंडा पानी ज़्यादा मज़ा आता है पीने में। अच्छा, तो ये ऑक्सीजन के कारण होता है, ओके, जो उसमें गैसेस है। और नेक्स्ट जो आपका अशुद्धियाँ है जो कि अदर मटेरियल के कैटेगरी में आता है, जैसे आपका नदी का पानी अगर यूज करेंगे तो उसमें ऑयल भी हो सकता है, उसमें एसिड भी हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी अशुद्धियाँ हैं। तो इतनी सारी अगर अशुद्धियाँ हमारे बॉयलर में जाएगी तो हमारे बॉयलर की जो लाइफ है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगी। बॉयलर का जो ट्यूब होगा वो बार बार फेल होगा। कैसे होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बॉयलर में अगर ये जाएगा तो क्या इफेक्ट्स करेगा। तो देखिए, अगर ये सब सेडिमेंट्स वगैरह अगर जाएंगे तो बॉयलर का ट्यूब क्या होगा, वो चोक कर जाएगा, जाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि अगर यही सेडिमेंट्स एंड जो वगैरह जाएंगे, जो सिलिका जाएंगे, वो सभी क्या करेंगे, बॉयलर ट्यूब में अगर हाई वेलोसिटी में फ्लो करेंगे तो वो क्या होगा कि वहाँ पर वो इरोजन करेगा, ट्यूब को घिसेगा, ओके। नेक्स्ट क्या है कि स्केल फॉर्मेशन करेगा। तो जो भी ये सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं ना, तो जब कभी वाटर को गर्म किया जाता है, तो हम लोग बॉयलर में जानते हैं कि वाटर को स्टीम जनरेट करना है, उसे गर्म करना ही पड़ेगा। तो जब कभी अगर वाटर को गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि ये जो मिनरल्स और जो सॉल्ट होते हैं वो डिपोजिट होने लगते हैं जो मेटल के जो सरफेस होते हैं, ठीक है। जो भी आपका ट्यूब है, या जैसे आप नॉर्मल जैसे बोरवेल का वाटर ले लीजिए, अगर उसमें आपका TDS हाई चल रहा, ओके, यानी TDS हाई है, उसमें इसका मतलब है कि उसमें जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स है, वो सब ज़्यादा होंगे, ओके। तो जब कभी अगर आप उसे बर्तन में गर्म करेंगे ना, तो आप बर्तन में देखेंगे कि वाइट कलर का सादा सादा जो होता है वो मटेरियल जो होता है वो डिपोजिट हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है स्केल्स। तो अगर ह्यूज अमाउंट में हमें बॉयलर में वाटर चाहिए और ह्यूज अमाउंट में अगर ये सब जाएंगे तो क्या होगा, ट्यूब में डिपोजिट होंगे, और अगर ट्यूब के अंदर डिपोजिट होंगे तो वहाँ पे एक लेयर बिछा देगा, जिसके वजह से जो हीट का ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा और ट्यूब जो है वो बाहर की तरफ से ओवर हीट होने लगेगा। एट द लास्ट आपका जो ट्यूब है वो फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये ना ही बॉयलर के लिए अच्छा है, ना ही बॉयलर की इफिशिएंसी के लिए अच्छा है। ये बॉयलर की इफिशिएंसी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, उसे डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट जो है कि इसमें जो गैसेस होता है उससे आपका कोरोजन होगा। नेक्स्ट है आपका पिटिंग का फिनोमेना होगा, प्राइमिंग होगा, फोमिंग होगा, कैरी ओवर होगा। नेक्स्ट आपका सिलिका डिपोजिशन होगा, फिर आपका कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट होगा। तो ये सभी जो घटना है हमारे बॉयलर में होता है और इन सभी टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बन चुका है। आप जाइएगा प्ले लिस्ट में देखिएगा वाटर केमिस्ट्री, उसमें सभी जो ये टॉपिक है वो दिया गया है। उसको डिटेल में अगर जानना है तो वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। एक वीडियो में तो सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, हम जो ये जो टॉपिक जो डिस्कशन कर रहे हैं इस पर फोकस करते हैं, ओके। तो ये सभी फिनोमेना हमारे बॉयलर में होता है और अगर ये होता है तो बॉयलर ट्यूब जो होगा वो बार बार फेल होगा। जिन जगहों पे अगर बॉयलर ट्यूब बार बार फेल होता है, यानी कि लीकेज होता है, पंचर हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे वाटर क्वालिटी को चेक करना जरूरी है। वहाँ की वाटर क्वालिटी जरूर डिस्टर्ब होगी, जो भी उसका pH हो, कंडक्टिविटी हो, TDS हो, सिलिका हो, ये सभी जो पैरामीटर होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए वाटर पैरामीटर को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, जो बॉयलर में जो
डीएम वाटर यूज किया जाता है वो बॉयलर का ब्लड कहलाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी के शरीर में जो ब्लड होता है, ठीक उसी तरह बॉयलर में जो ब्लड होता है वो उसका डीएम वाटर होता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसके भी जो निश्चित पैरामीटर है वो ओके रहना चाहिए। अगर वो भी अशुद्ध हो जाएगा, वो भी अगर प्योर नहीं रहेगा, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि इंसान की जो लाइफ है, जो ह्यूमन की लाइफ है, वो डिक्रीज कर जाएगी। जो ह्यूमन है वो बीमार पड़ने लगेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। ओके, ठीक उसी तरह हमारा जो डीएम वाटर होता है, जो बॉयलर में वाटर यूज किया जाता है, अगर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता गया, वो अगर प्योर नहीं रहा, उसके पैरामीटर अगर डिस्टर्ब रहे, तो हमारा बॉयलर का लाइफ भी डिक्रीज कर जाएगा। हमारा बॉयलर भी जो है दिन पर दिन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, दिन पर दिन जो है वो लीकेज जो हो वो बढ़ता ही जाएगा, जो कि एक ह्यूज लॉसेस है। ओके, और कोई भी मैनेजमेंट नहीं चाहेगी कि उसका जो बॉयलर है वो बार बार लीकेज करे, बार बार उनका प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो। ओके, तो अगर हम लोग ये रॉ वाटर यूज करते हैं तो क्या होगा कि बॉयलर की जो लाइफ है वो डिक्रीज कर जाएगी, बॉयलर ट्यूब जो है वो बार बार होगा, जिसके वजह से हमारा जो है वो शट डाउन बार बार लेना पड़ेगा और आपका हैवी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी और आपका एक तरह से ह्यूज लॉसेस होगा। क्योंकि अगर आपका बॉयलर बंद होगा, इसका मतलब है कि स्टीम जनरेशन जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, जो कि एक ह्यूज लॉसेस है। ओके, आपका पावर जनरेशन जो होगा, अगर पावर के लिए यूज कर रहे हैं तो पावर जनरेशन डिस्टर्ब होगा, अगर आप किसी प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं तो कोई प्रोसेस डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ये सभी इफेक्ट्स आएगा, इसलिए इस रॉ वाटर का यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो अगर हम लोग डीएम वाटर को अगर यूज करते हैं, ठीक है, अगर ये डीएम वाटर का यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट्स होगा, तो ये सब जो इफेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे या बहुत ही कम होंगे। ठीक है, साथ में अगर ये नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है, तो हमारा बॉयलर का जो लाइफ है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो है कि जो हम स्टीम जनरेशन कर रहे हैं बॉयलर में, उनमें इंटरप्शन नहीं होगा, उसमें रुकावट नहीं आएगी, जो लीकेज अगर जो बार बार हो रहा था वो लीकेज नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वजह से कोई इंटरप्शन नहीं होगा, जो भी कंटिन्यू बेसिस पे आप पावर जनरेशन या जो प्रोसेस कर रहे हैं, स्टीम जनरेशन कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। ओके, साथ में आपका जो मेंटेनेंस की जो हैवी रिक्वायरमेंट पड़ रही थी वो आपकी मेंटेनेंस जो है वो रिड्यूस करेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लीकेज कम होंगे, लॉसेस कम होंगे, इसका मतलब है कि बॉयलर एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करेगी। जो अगर सिलिका डिपोजिशन अगर हो रहा था, तो सिलिका डिपोजिशन अगर मान लीजिए कैरी ओवर होकर अगर टरबाइन में जाता है, तो टरबाइन में यदि टरबाइन के ब्लेड में अगर डिपोजिशन हो जाता है तो वहाँ पर पावर भी जो आउटपुट होता है वो रिड्यूस कर जाता है। तो अगर वाटर पैरामीटर अगर ओके रहे और डीएम वाटर अगर यूज करें, ठीक है, तो जो टरबाइन में जो है वो डिपोजिशन भी नहीं होगा, जिससे उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी पावर आउटपुट है वो बरकरार रहेगी। ओके, वो डिक्रीज नहीं करेगी। तो इतने सारे फायदे हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग रॉ वाटर को नहीं यूज करते हैं, डीएम वाटर का यूज करते हैं, और इसलिए आप पावर प्लांट में डीएम प्लांट को जरूर देखे होंगे। तो आई होप कि आज का जो ये टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।